हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए तो आज हम संसद का जो कार्य संचालन और जो विधायी प्रक्रिया है उससे स्टार्ट करते हैं। इसके जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने राज्यसभा से संबंधित जो नोट्स थे और जितने भी पीवाईक्यू थे वो पूरे देख लिए थे। चलिए तो हम नोट्स देखते हैं। सबसे पहले जो संसद है उसमें हमने देखा था कि 3 भाग होते हैं। फर्स्ट में लोकसभा, सेकंड में राज्यसभा और थर्ड में राष्ट्रपति। संसद के जो कार्य संचालन और जो विधायी प्रक्रिया है, तो जो हमारी संसद है उसका मुख्यतः जो कार्य है वो विधियों का निर्माण करना समय समय पर। चलिए शुरुआत करते हैं कि संसद उच्चतम विधायी संस्था है। इसमें 2 शब्द हैं, एक तो उच्चतम और दूसरा है विधायी संस्था। उच्चतम का अभिप्राय है कि इससे ऊपर कोई नहीं है। यहाँ पे इसका ये अभिप्राय नहीं है कि ये सर्वोच्च है, बट ये है कि जो विधायी संस्था होती है या विधि का निर्माण करने वाली जो संस्था होती है उनमें ये सर्वोच्च है। जैसे राज्यों में विधानसभा होती है उसी तरीके से केंद्र स्तर पर संसद का प्रावधान किया गया है। विधायी संस्था इस वजह से कहा गया है क्योंकि हमारी जो संसद है उसका जो मेनली जो फंक्शन होता है वो समय समय पर विधियों का निर्माण करना होता है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो वो भी संसद के द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे अभी 1-2 दिन पहले एक संविधान संशोधन विधेयक के जो सरकार पेश कर रही है 130वां, और उसमें बताया गया है कि जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, अगर वो 30 दिन तक जेल में रह लेते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा, इस तरीके से। और ये संशोधन वो किए जाते हैं, वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का हो सकता है। जो हमारी संसद है उसके एक साल में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, यानी 6 महीने का अंतर है तो टोटल 12 महीने होते हैं। तो 6 और 6 यानी एक साल में कम से कम 2 बार उसकी बैठक होनी चाहिए। मैक्सिमम की कोई संख्या यहाँ पे निश्चित नहीं की गई है, मिनिमम कम से कम 2 बार होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। तो संसद में जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होते हैं और एक महासचिव होता है। इसी तरीके से राज्यसभा का सभापति होता है और उपसभापति होता है। तो ये संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद का जो सदस्य है वो जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। जैसे संसद का सदन चल रहा है और कोई व्यक्ति अगर बिना बताए अगर उस 60 दिन उसमें उपस्थित नहीं होता है, यानी 2 महीने, 2 मंथ, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। बट अगर वो कोई कारण बता देता है तो फिर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 105 है वो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को
निर्धारित करता है। तो दो शब्द हैं, एक तो विशेषाधिकार है और एक है उन्मुक्तियां। विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का जो अभिप्राय है, उन्मुक्तियों का यहाँ पर यह है कि जैसे जब संसद का सदन चल रहा हो तो उन्हें सदन संचालित होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्हें बोलने की आज़ादी है। इस तरीके से अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। अनुच्छेद 253 कहता है कि जैसे अगर कोई हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विधि बनानी है, मतलब कोई जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसे राष्ट्र में लागू करना है, तो अनुच्छेद 253 के तहत होती है और वो संसद इसे लागू कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अगर कोई विषय जैसे राज्य सूची का है, बट अगर अपन को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए अगर कानून बनाना है तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253 के तहत। ठीक है। सदन का जो अध्यक्ष है वो किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है या बैठ जाना, यील्डिंग दी फ्लोर। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि जैसे अगर कोई सदस्य सदन में बोल रहा है तो जो अध्यक्ष हैं वो कह देते हैं कि आप बैठिए और दूसरा बोलेगा तो उसे बैठ जाना ही कहेंगे। सदन के किसी सदस्य द्वारा जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग, क्रॉसिंग दी फ्लोर कहलाता है। यानी जैसे कोई सदस्य बीजेपी से टिकट लिया और बीजेपी से ही वो निर्वाचित हो गया, अगर वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन हो जाता है तो फिर एक पक्ष त्याग होगा, क्रॉसिंग दी फ्लोर। एक शब्द और है कि शून्यकाल यानी जीरो हावर। तो जो शून्यकाल है वो भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। इसे हमने कहीं से उधार नहीं लिया है, यह भारत की अपनी एक अद्वितीय विशेषता है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। जब शुरू में जैसे लोकसभा की कार्रवाई स्टार्ट होती है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है 11 से 12 प्रश्नकाल। ठीक है। प्रश्नकाल में होता है कि जो सांसद हैं वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। उसके बाद और जो प्रश्नकाल होता है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी सूचना मंत्रियों को पहले ही दी जाती है। बट जो शून्यकाल है वो 12 बजे से 1 होता है और इसमें कोई आपातकालीन घटना या बिना सूचना दिए सांसद मंत्रियों से प्रश्न करते हैं, तो इस शून्यकाल है और जो भारत की अपनी एक अद्वितीय विशेषता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो अनुच्छेद 109 और 110 धन विधेयक 110 बताता है कि धन विधेयक की में क्या क्या शामिल होगा, जैसे कर से संबंधित प्रावधान होंगे, संचित निधि पर भारत जैसे व्यय होगा। 109 संसद जो धन विधेयक की परिभाषा बताता है, तो उसमें बताया गया है कि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, प्रथमतः राज्यसभा में जाएगा, बट राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकती और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर यानी 2 सप्ताह के भीतर उसे वापस करना होगा। अगर नहीं करता है तो वो दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लेखित है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है। यानी अगर कुछ साधारण विधेयक है
तो वो या तो राज्यसभा में आएगा या फिर लोकसभा में आएगा। इसमें बाध्यता नहीं है कि वो सबसे पहले लोकसभा में ही आना चाहिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर वो 14 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो फिर वो पारित मान लिया जाएगा। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक यानी धन विधेयक एवं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। तो जो अनुच्छेद 160 के तहत संयुक्त बैठक होती है उसकी क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहला तो जो संयुक्त बैठक है ना तो धन विधेयक के लिए की जाएगी और ना ही अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के लिए आएगी। तो फिर आएगी किसके लिए? तो जो संयुक्त बैठक है वो सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए की जाती है। अच्छा, अब हमने देख लिया कि सामान्य विधेयक के लिए आती है, तो फिर कब बैठक की जाएगी? तो जैसे किसी भी सदन ने अगर विधेयक पारित करके दूसरे सदन में भेजा, अगर दूसरे सदन ने उस पर 6 महीने तक कोई विचार नहीं किया या फिर उसमें संशोधन कर दिया, उससे अगर पहला सदन सहमत नहीं है तो फिर राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त बैठक की आहूत कर सकते हैं और उसे पारित कराने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। ठीक है। तो अब तक कितनी बार? 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। और जो अनुच्छेद 118 है उसके अनुसार जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। अच्छा, कब कब संयुक्त बैठक हुई है? तो सबसे पहले जो संयुक्त बैठक थी वो 1961 में हुई थी दहेज निरोधक विधेयक को पारित कराने के लिए। 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक हुई थी बैंककारी बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक पर। 2002 में तीसरी संयुक्त बैठक आतंकवाद निरोधक विधेयक के लिए बुलाई गई थी। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी जैसे अगर कोई विधेयक आ रहा है वो धन विधेयक आता है या है नहीं, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और उन्हें इसके लिए विशेष पावर है। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बजट। अनुच्छेद 112 के तहत बजट शब्द न दिया गया है संविधान में, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है उसे। ठीक है। भारत की संचित निधि से अगर धन निकालना है तो उसके लिए एकमात्र विनियोग विधेयक के माध्यम से ही हम धन निकाल सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। क्या होता है कि पहले जो बजट था वो 28 फरवरी को पेश होता था, बट अब जो बजट है
वो 1 फरवरी को पेश होता है। जब बजट को पूरी तरीके से पारित होने में 2-3 महीने का समय लगता है, उस समय के लिए सरकार को अपने कार्य करने ही है, तो उसके लिए सरकार को धन की आवश्यकता है। तो जो धन है वो अनुच्छेद 116 के तहत लेखा अनुदान के माध्यम से यानी ग्रांट के माध्यम से मिलता है उस समय के लिए, जब तक बजट पारित न हो। ठीक है। भारतीय संसद का जो सचिवालय है वो सरकार से स्वतंत्र होता है और भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। ठीक है। तो अब हमने नोट्स देख लिए, अब हम देखते हैं इससे संबंधित पीवाईक्यू। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की जो संसद है उसमें 250 से अनधिक सदस्य यानी जो राज्यसभा है, तो भारतीय संसद में एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। ठीक है। जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं अभी वर्तमान में, और 12 नॉमिनेटेड होते हैं जिनमें 2 से 38 से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं सीधे इलेक्टेड, और 12 मनोनीत राष्ट्रपति करता है। ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 233 हैं, यानी टोटल 233 और 12 245 है, बट अधिकतम कितने 250 हो सकते हैं। इसी तरीके से लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं, इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 2 एंग्लो इंडियनों का नामांकन का प्रावधान था, वो अब समाप्त कर दिया है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि वो कौन से संविधान संशोधन से और किस वर्ष समाप्त किया गया। तो 530 के साथ इसमें संघ राज्य क्षेत्रों से 20 मेंबर और होते हैं। ठीक है। तो प्रश्नकाल में लोकसभा के 552 से अनधिक सदस्यों में से 530 से जो अनधिक राज्यों की प्रतिनिधि, 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अनुच्छेद 81 और 2 से अधिक राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते थे अनुच्छेद 301 के तहत, बट 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद हमने 334 में संशोधन किया और लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधियों को नामित करने का जो प्रावधान था उसे हमने 17 साल तक रखा और 25 जनवरी 2020 से हमने इसे समाप्त कर दिया। तो कब? 25 जनवरी 2020 टिल डेट आप ध्यान रखिए, न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। अच्छा, आप एक चीज बताइए, मैं सोच रहा हूं कि जैसे एक सेटअप करवा लूं तो उससे क्या होगा कि हम लाइव इंटरेक्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या मुझे ये करवाना चाहिए? क्या होगा कि जैसे स्टूडियो बन जाएगी तो उसमें फिर हम एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे। हालांकि उसमें 4-5 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूं। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए क्या मुझे इसके लिए प्रयास करने चाहिए। चलिए तो आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ठीक है। जब साल का पहला जो बैठक होती है, साल की जो पहली बैठक होती है, तो उसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों को इकट्ठे संबोधित करता है। इसी तरीके से जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसकी जो प्रथम बैठक होती है उसमें भी संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति
लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। ठीक है। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, या एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये आप पुराना है नया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चनों के चक्कर में आप पढ़िए मत। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है एक बार, तो फिर आप कितने भी क्वेश्चन ले लीजिए, आप सॉल्व कर जाएंगे। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने पर ध्यान दीजिए, फिर आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पर विशेष बल, जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो कॉन्सेप्ट पर आपको बहुत बल देने की जरूरत है। तो भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो सही है, अभी देखा था हमने। दूसरा कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है और वो बताता है कि जो अभिभाषण दे रहे हैं वो उसका कारण क्या है, क्यों दे रहे हैं। तो दोनों कथन सही है। और जो प्रश्न है वो यूपीपीएससी में उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा है उसने 2021 में पूछा था। संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष जो फर्स्ट सत्र होता है उसमें एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण, अच्छा कारण देखो, अगर कोई व्यक्ति बैठक बुला रहा है तो उसके कारण तो बताना होगा। ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये राइट सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। तो एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, तो टोटल 3। तो इस तरीके से केवल 1 और 2। एक चीज और मैं बता दूं, देख कभी क्या होता है कि यहाँ पे एक केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और केवल 2, तो कभी क्या होता है कि वो आंसर या विकल्प चेंज कर देता है, उल्टा सीधा कर देता है। तो आपको उसे देखना है, अंदाजे से नहीं मानना है। ठीक है। दोनों कथन संविधान में उल्लिखित है। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। ठीक है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, तो ये तो गलती है। संसद का हिस्सा होता है, ये सही है। संसद का हिस्सा होता है, संसद में बैठता है, तो बैठता नहीं है। संसद में वोट दे सकता है, तो संसद में वही व्यक्ति वोट दे सकता है जो उसका सदस्य हो। तो राष्ट्रपति अगर उसका सदस्य नहीं है, पार्ट है उसका, न कि सदस्य। ठीक है। भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से नहीं, लोकसभा प्रधानमंत्री से, ये भी गलत है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री गलत है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है। भारतीय संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। ऑप्शन सी। देखिए कितनी बार पूछा है प्रश्न। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, पहला, दूसरा, तीसरा,
तो पहला, दूसरा, तीसरा, केवल एक। ठीक है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति और दोनों सदन, दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन डी। निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो उसमें संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी। बस पूछने का जो तरीका वो अलग है। भारतीय संसद में निम्न में से कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो टोटल तीनों होते हैं, और जो 79 है अनुच्छेद, वो संसद के गठन की बात करता है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए। भारतीय संसद के घटक हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, उपराष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। भारत के संविधान के भाग 5, अभी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो मैंने बताया था आपको कि 2 बार और 6 महीने में 1 बार जरूरी है। ठीक है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल, देखिए अब उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, तो 6 महीने का। और कौन सा अनुच्छेद था? तो देख लीजिए 85, ये भी आप ध्यान रख लिए। और 1 क्लोज। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं तो अध्यक्ष लोकसभा के, उपाध्यक्ष लोकसभा के, महासचिव लोकसभा के, अध्यक्ष राज्यसभा के। तो चारों ही सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 79 में सभापति और उपसभापति के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में प्रावधान किया गया है। संसद का सचिवालय, तो अनुच्छेद जो 98 है संसद के सचिवालय से संबंधित है। ठीक है। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो हमने देखा था कि 60 दिन या 2 मंथ यानी 2 महीने। ठीक है। अनुच्छेद 104 के अनुसार एवं अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त
तो जो 101(4) है वो संसद की बात करता है और अनुच्छेद 190(4) और राज्य की बात करता है। सदस्यता समाप्त समझी जाती है जब 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिस दौरान 17 बसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। यानी अगर वो बीच में उसका 17वां हो जाता है, अब उसकी बैठक 4 दिन से अधिक के लिए स्थगित होती है, तो वो 60 दिनों में काउंट नहीं की जाएगी। एक एमपी की सीट को रद्द घोषित किया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार 2 माह, देखिए अब चेंज कर दिया है, तो 2 मंथ की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन या 2 मंथ। सर्वप्रथम एक संसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वो सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है। राज्यसभा, तो पहले का प्रश्न है, उसमें एक मेंबर को अयोग्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब कौन था हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब के निर्दलीय राज्यसभा के जो सांसद हैं बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वो सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, तो जो अनुच्छेद 105, 194 विशेषाधिकार की बात करते हैं, जे संसद जब विधानसभा किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, अगर वो तथ्यों के साथ हेरफेर करता है तो फिर उस पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वो किसी मामले के तथ्यों को या तो फिर वो रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ यानी उसके साथ छेड़छाड़ करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, हमें आंसर देना है। तो संसद निहरता निवारण अधिनियम 1959 का अधिनियम है, वो कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहरता से यानी अयोग्यता से छूट देता है, तो सही है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, यह भी सही है। सद लाभ का जो पद है वो भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, तो तीसरा गलत है, केवल 1 और 2 सही है। अब हम देख लेते हैं कि लाभ का पद क्या होता है और यह अधिनियम क्या था। संसद निहरता निवारण अधिनियम जो 1959 है, उसके तहत संसद ने अनेक पदों को लाभ की पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निहरता यानी अयोग्यता से छूट प्रदान की। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार 93, 99, 2006, 13 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निहरता के
दायरे से बाहर किया गया। भारत के संविधान में लाभ का जो पद है वो शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। इस प्रकार कथनों में केवल एक दोष सही है। लाभ के पद का अभिप्राय यह होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी भी, या तो सरकारी संस्था हो या निजी संस्था हो, अगर वो सरकार उससे प्रभावित होती है और सरकार को प्रभावित करता है किसी भी तरीके से, तो वो लाभ के पद में रखा जाएगा। लाभ के पद का जो निर्णय या डिसीजन है वो कौन करता है या कौन करेगा? तो इस पद का जो डिसीजन है वो केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल करेंगे और संघीय संसद। तो इसमें दोनों विकल्प सही है। कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निहरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत केंद्र में संसद, अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निरर्ह यानी अयोग्य घोषित किया गया, वो अपने लाभ के पद के कारण निरर्ह है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। वहीं राज्यों में 192(2) के अनुसार राज्यपाल करेगा निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं और जो अनुमतियां हैं को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। ठीक है, केंद्र के स्तर पर। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 105 है वो संसद के दोनों सदनों की तथा उनके सदस्यों, समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। और जो अनुच्छेद 194 है वो राज्य स्तर पर विधानसभा में इसी तरीके से विशेषाधिकार का प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार है? तो जो विशेषाधिकार है वो दो तरीके से होते हैं, एक तो पर्सनल यानी व्यक्तिगत, एक सामूहिक। सामूहिक में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, पूछ रहा है। तो चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, तो जो लोकसभा या राज्यसभा की जो चर्चा है वो प्रक्रिया की स्वतंत्रता इस सामूहिक विशेषाधिकार है। संसद के जो आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, उसमें जो सदन का जो अध्यक्ष होता है उसे फुल स्वतंत्रता होती है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, तो यह व्यक्तिगत है, क्योंकि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर संसद का सदन संचालित हो रहा है तो उसे साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता है और उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता उस समय। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, तो यह सामूहिक है। ठीक है, तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता यह व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। अब हम देख लेते हैं एक बार कंप्लीट कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी जो समितियां हैं जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति आदि, तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां और कुछ छूट होती हैं, यानी इन्हें स्पेशल अधिकार होते हैं। इन विशेषाधिकारों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, एक वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा
उपभोग्य होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार निम्न हैं। अपनी बहस और कार्रवाई के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार। तो इसमें पूरी तरीके से संसद का जो सदन है वो स्वतंत्र होता है। जैसे जो सदन के से अपरिचितों को बाहर रखने का, विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार, अपनी स्वयं की जो प्रक्रिया है और जो आंतरिक विषय हैं उनके व्यवसाय के संचालन और उन्हें विनियमित करने का भी विशेषाधिकार है। सदन के जो सदस्य हैं तथा साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन या उसकी अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार। यानी कोई व्यक्ति अगर सदन की अवमानना करता है तो उसे दंडित करने का भी अधिकार है। उसे किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार। यानी कोई भी अगर जैसे संसद का सदस्य गिरफ्तार होता है तो अध्यक्ष को तत्काल सूचित करना होगा। संसद की जो समितियां हैं जब वे जांच करती हैं तो प्रयोजन के लिए जो प्रासंगिक व्यक्ति हैं, पत्र हैं, अभिलेखों को बुलाने और मंगाने का विशेषाधिकार। संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार। सदन के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार। विकल्प सी में दिया गया विशेषाधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला विशेषाधिकार है। और वो कौन सा था तो मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो इसमें बताया गया है कि जो न्यायालय है वो संसद की जो कार्यवाही होती है उसकी जांच नहीं कर सकता और उस पर अनुच्छेद 122 के तहत प्रतिबंध लगा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की जो कार्यवाही है की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की निर्वाचनों में मतदान का, यानी वो लोकसभा में भी निर्वाचन करता है और राज्यसभा में भी। तो जो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित, यानी जो विधानसभा है उसके जो सदस्य हैं, पहली बात तो लोकसभा में भी जब निर्वाचन होता है तो उसमें भी सीधे मतदान करते हैं अपना वोट के माध्यम से, और राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं उन्हें भी यही लोग निर्वाचित करके भेजते हैं। तो इन्हें एक स्पेशल पावर है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है, जो हमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहली बात तो ये कथन विवाद है इस पे, फिर भी हमें एक बार देखते हैं इनको, कुछ तो मिलेगा हमें। तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है, तो गलत है, क्योंकि 12 जो सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये तब सही होगा। दूसरा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यहाँ तक सही है। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। एक राज्यसभा का कोई सदस्य ही, तो यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वो प्रत्याशी
बढ़ रहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि 2003 में हमने जो प्रावधान किया था वो उल्टा है कि राज्यसभा का बस वो कहीं से भी लड़ सकता है, उसे उसका जो नाम है वो निर्वाचन सूची में होना चाहिए और देश की कहीं पे भी। बट लोकसभा का जो अगर किसी व्यक्ति को निर्वाचन लड़ना है तो उस क्षेत्र में उसका नाम होना चाहिए निर्वाचन सूची में। चलिए अब डी देख लेते हैं। तो भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट सदस्यों में निषेध है। अब वो कह रहा है कि जो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति मनोनयन करता है वो मंत्री नहीं बन सकते। तो ऐसा तो हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, दोनों को मंत्री बनने का अधिकार है हमारे संविधान में कहीं भी इसके लिए मना नहीं किया गया है। तो चारों गलत है। तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार कतिपय विवादों यथा असम के स्वायत्त शासी जिलों एवं लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा का जो निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता था, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए था जहां से वो प्रत्याशी बन रहा है। 2003 में लोकसभा या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी जो आरपीए रिप्रेजेंटेटिव जो अधिनियम एक्ट होता है वो 1951 और जो 50 के, एक तो 1950 है और 51 दो बनाए थे संसद ने, में किए गए संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वो किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता निर्वाचक हो। ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए अब जब आज यानी 22 तारीख के लिए और 8वां महीना 2025, मैं करंट अपडेट से पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा था कि सर ये पुराना है, तो बच्चे मैं जिस दिन पढ़ा रहा हूँ उस दिन तक की जवाबदारी मेरी है, उसके बाद जो भी अपडेट होता है तो आप उसमें कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से जो संविधान में बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं होता, क्योंकि जो उसके बेसिक प्रावधान है वो 1950 में भी वही थे और आज भी वही है। तो केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो प्रेंट के लिए सही है, क्योंकि एक से जो 4 बार संविधान संशोधन हुआ है 2019 में, उसमें जो लोकसभा में मनोनीत सदस्य वो हटा दिया गया। बट जब 2003 में प्रश्न पूछा था तो उस समय गलत था। ठीक है, तो अब सही है और सही पूछ रहा है तो अब हम सही कर लेते हैं इसे। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि राज्यसभा में नहीं ये लोकसभा में किया गया है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, संवैधानिक वर्जना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति के में नहीं उपराष्ट्रपति के में दे सकता है। तो कोई जो मनोनीत सदस्य है वो मंत्री बन सकता है, इसके लिए कह रहा है कि संविधान में वर्जना यानी उसमें प्रतिषेध नहीं किया गया है, तो फिर ये राइट है। तो एक और सी। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते थे। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत होते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में किए गए संशोधनों के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व हेतु मनोनयन की व्यवस्था को
आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। तो 2019 में प्रयोग से 4वां संविधान संशोधन अधिनियम ध्यान रखना है। संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं करता है। अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उपबंधित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी मैं जैसे अगर आप चाहें तो मंत्री बन सकते हैं, सरकार बनाना चाहती है तो बन सकते हैं, बट आपको 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 के क्लोज 5 में, कौन सा, तो सेक्शन 5, अर्थात किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। और यदि वह संसद सदस्य नहीं बन पाता है तो वह मंत्री नहीं रहेगा। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकता। तो जो मनोनीत मेंबर है, अब केवल राज्यसभा में 12 होते हैं तो ये मतदान नहीं कर सकते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। इस प्रकार वर्तमान प्रश्नगत कथनों में से ए और सी के कथन सही। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से के लिए प्राप्त है। भारत का संघ, भारत का प्रदेश उप प्रदेश डोमिनियन, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। तो तीनों ही सही है। संविधान के अनुच्छेद 245 के खंड 1 के तहत संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है तथा इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा। इसका तात्पर्य यह है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और संपत्तियों पर लागू होगी, बल्कि विश्व के किसी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिकों और उनकी वहां स्थित संपत्तियों पर भी लागू होगी। ए.एच. बाड़िया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर बम्बई 1949 का जो केस था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अविनिश्चित किया कि प्रभुसत्ता संपन्न विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि को देशी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू होती है। अतः भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति भारतीय संघ, भारत के प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन तथा विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए प्राप्त है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा एक ऐसा संकल्प पारित करे। ठीक है, राज्य सूची का जब विषय है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, यानी अगर उपस्थित हैं, जैसे 100 मेंबर उपस्थित हुए और मत दे रहे हैं तो उनका 2/3 चाहिए, ऐसा प्रस्ताव अगर पारित करती है तो राष्ट्रीय हित में, कब, जब राष्ट्रीय हित में अनुच्छेद 249 के तहत, तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है। ठीक है, बनाना पड़ेगा, यानी अनिवार्य। तो संसद उस विषय पर कानून
बना सकती है, सॉरी, वो आवश्यक अगर मतलब वो समझता है कि राष्ट्रीय हित के लिए अगर आवश्यक है यानी जरूरत है तो बना सकती है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर राज्यों के लिए, तो अनुच्छेद 252 में जैसे अगर एक से दो या दो से अधिक राज्य अगर अनुरोध करते हैं तो बना सकती है। 253 में हमने देखा था कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत तथा अनुच्छेद 356 के तहत अधीन राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू है उस अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो बहुत से प्रावधान है जब संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। चलिए मैं एक बार देखते हैं। एक तो 249 का चलिए तो आगे 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 वाला प्रश्न देखते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून संघीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। तो सही है। हमने देखा था 253 संबंधित राज्यों की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में यानी 356 राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे तो इसमें जो अनुच्छेद था वो 249 था। ठीक है, तो सभी चारों सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय, 249 में राष्ट्रीय वाला, देखिए 249 है वो राष्ट्रीय हित से, 253 अंतर्राष्ट्रीय हित से और 252 तब है जब दो या देखिए कोई एक जो राज्य है उसके लिए सिफारिश नहीं कर सकता, या तो दो होने चाहिए या फिर दो से अधिक, कितने भी हो सकते हैं। जैसे 28 है तो 28 भी कह सकते हैं। तो दो या दो से अधिक, देखिए मैंने ऐसे याद किया कि दो या फिर दो या दो से अधिक, जैसे 5 भी हो सकते हैं। तो जब अनुरोध करते हैं तब, ठीक है। और 249 राष्ट्रीय हितों की बात करता है। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। राष्ट्रीय हित यानी 249। विधानसभा का अध्यक्ष या प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 हो तो दूसरा और चौथा 2 पॉइंट चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। समझिए अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहा है वो 253, तो उसमें राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद। ठीक है। तो हमने देखा था कि 249, 253 जैसे प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 है वो अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां वे होती हैं जो ना तो केंद्र सूची, ना राज्य सूची और ना ही समवर्ती सूची में उल्लेख है।
तो उन पर विषय बनाने की जो जो अवशिष्ट विषय हैं उन पर जो कानून बनाने की शक्ति है संसद को है, प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या फिर राज्य सूची में प्रकटित यानी उल्लेखित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी को बोलने दे सकता है, घटना कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? यील्डिंग द फ्लोर यानी बैठ जाना। मर्यादा, विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग, सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर प्रदान, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के वितरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदान कहलाती है। बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने से कह सकता है। शून्यकाल, हमने देखा था कि जो भारतीय संसद है उसकी अद्वितीय विशेषता है, और शून्यकाल देखिए 12 से 1 बजे तक होता है और इसमें 11 से 12 भी दे रहा है, तो ये दोनों का अलग अलग समय है, हम देख लेते हैं। शून्यकाल 0 हावर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोक सभा में प्रश्नकाल के बाद का जो समय है शून्यकाल कहलाता है या कहा जाता है, जिसकी अधिकतम जो अवधि है वो 1 घंटा हो सकती है। इसे 0 हावर भी कहा जाता है। सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया। तो क्या है कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है, कहाँ पे, जिसकी अवधि, तो लोकसभा में। 2014 में हमने परिवर्तित करके राज्यसभा में 12 से 1 कर दिया, ठीक है। तदनुसार राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे यानी शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं। फिर विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन 12 बजे तक के लिए जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा में शून्यकाल का जो समय है वो प्रश्नकाल के बाद 11 से 12 प्रश्नकाल चलता है, प्रश्नकाल से पूर्व हो गया है। इस प्रकार राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व 11 से 12 के बीच हो गया है, जबकि राज्यसभा में यह लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद यानी 12 से 1 तक है। तो राज्यसभा में 11 से 12 पहले शून्यकाल फिर प्रश्नकाल, और जो लोकसभा है उसमें पहले 11 से 12 प्रश्नकाल फिर 12 से 1 शून्यकाल। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष या सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का जो निर्णय है वो अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदस्य का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित मंत्रियों को से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है, तो इसमें कोई नहीं। प्रश्नकाल के पश्चिम का यानी बाद का 1 घंटा होता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, तो यह इंडिया का नवाचार है, ठीक है। 1 सेकंड, चलिए हम आज यहीं पे रोकते हैं। हमने 40 प्रश्न कर लिए हैं। इसके बाद जो प्रश्न है, अब 1 घंटे की वीडियो हो गई है तो फिर हम कल देखेंगे, क्योंकि इसमें 150 के आसपास लगभग क्वेश्चन है और एक एक प्रश्न को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ तक ही हम होल्ड करते हैं। धन्यवाद। आप अगर अच्छी क्लास लगती हो शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।